नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे तबाही अभी बाकी है। जी हाँ, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की माने तो तबाही अभी बाकी है। के न्यूज़ ने तो बहुत पहले ही आपको आगाह कर दिया था कि दो लहर अभी आ सकती है। एक जुलाई में वो ये पास आने वाला है, क्योंकि मौसम आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है। दूसरी चीज जो के न्यूज़ ने आपको आगाह किया था जिसके लिए, वो था सितंबर में दूसरी लहर आने की। और यही चेतावनी अब एक बार फिर से WHO ने जारी कर दी है। WHO की माने तो 100 साल पहले जो और उससे पहले जो महामारी हुई थी और उसके बाद अब तक जो जांच की गई है उसमें यह पाया गया कि स्पेनिश फ्लू जो फैला था उसमें जो दूसरी लहर थी वो बड़ी खतरनाक थी, करोड़ों जानें चली गई थी। और कुछ ये जो कोरोना 19 है, कोविड-19 है, कुछ उसी तरीके से बिहेव कर रहा है। और ये दूसरी लहर जब आएगी तो ये लाखों लोगों की जान ले लेगा। ये डरा रही हैं, तस्वीरें भयावह हैं, ये जो इनकी बात है वो बहुत भयावह है और सबको डरा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है, जो महामारी विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है ये इसके अभी कोई तय नियम कायदे कानून नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमानों पर कहा जा रहा है। जैसे कहा यह जा रहा था कि गर्मी में इसके केसेस, संक्रमित मरीजों के केसेस कम होते हैं और जाड़े में इसके केसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि संक्रमित मरीजों के केसेस गर्मी में इसलिए कम हो जाते हैं क्योंकि जो हमारी हम जब थूकते हैं, जो वो थूक है, सब सीधे शब्दों में कहें तो वो जल्दी सूख जाता है, यानी कि संक्रमण जल्दी से दूसरे में आगे नहीं बढ़ पाता है और ड्राई अप हो जाता है। तो ये जो कोविड-19 का जो हमारा कोविड-19 का जो ये वायरस है वो ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाता है। लेकिन बात अगर करें सर्दियों की तो, और इस जो मौसम चल रहा है बरसात का मौसम, इसको पूरा माहौल मिलता है और ये लंबे समय तक जीवित रह सकता है। तो यही कारण है कि ये एक बार बड़ी महामारी फैला सकता है। दुनिया में इसने अभी से ही बहुत ज्यादा अपनी महामारी फैला दी है और 5 लाख लोगों की जान ले चुका है, 5 लाख लोगों को मौत के आगोश में ये सुला चुका है और अभी भी इसका कहर जारी है। लेकिन WHO की रिपोर्ट डराती है, वो कह रही है कि अभी दूसरी लहर आना बाकी है। भारत की अगर हम बात करें तो भारत में तो अभी कहा यह जा रहा है कि पहली लहर के मध्य तक ही हम नहीं पहुंचे हैं, यानी कि पहली लहर का चरम अभी बाकी है। क्या जुलाई होगा वो चरम, क्योंकि मौसम है ये, इस समय बरसात का मौसम है, और क्या उसके बाद जो दूसरी लहर आएगी वो सितंबर में होगी। ये डराती हैं तस्वीरें, ये जो निकल के आ रही हैं चीजें वो बहुत डरा रही हैं। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय भी कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर इसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। वापस आ सकता है कोरोना का कहर, दूसरी आफत में जा सकती है लाखों जानें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के खुलासे ने उड़ाई नींद, सर्दियों में पांव पसार सकती है महामारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दावों को अगर मान लिया जाए तो ये काफी चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि अगर कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई तो लाखों लोगों की मौत हो सकती है। WHO के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल रनीरी गुएरा ने स्पेनिश फ्लू का जिक्र करते हुए कहा कि तब महामारी सितंबर-अक्टूबर के ठंडे मौसम में बढ़ गई थी। WHO की इस रिपोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों के माथे पर बल ला दिए। इटली की टीवी से बात करते हुए रनीरी गुएरा ने कहा कि करीब 100 साल पहले आए स्पेनिश फ्लू की दूसरी लहर में करोड़ों लोगों की मौत हो गई थी।
उन्होंने कहा कि स्पेनिश फ्लू भी कोविड की तरह ही बर्ताव कर रहा था। तब भी गर्मियों में मामले घट गए थे, लेकिन बाद में बढ़ गए। इससे साफ है कि ठंड में इसका कहर बढ़ सकता है। ऐसे में अभी से एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है। इससे पहले यूरोपियन सेंट्रल बैंक के प्रमुख क्रिस्टीन लगार्डे ने भी बीते शुक्रवार को कहा था कि अगर हमने 1918 और 19 के स्पेनिश फ्लू से कुछ भी सीखा है तो निश्चित तौर से कोरोना की दूसरी लहर भी आ सकती है, जिससे लाखों लोगों की जान को खतरा हो सकता है। इससे पहले कुछ स्टडी में ये बात सामने आई थी कि अधिक गर्मी में कोरोना वायरस का प्रसार धीमा हो जाता है, लेकिन ये इतना कम नहीं होता कि संक्रमण रुक जाए। अब तक दुनिया भर में कोरोना के 97.7 लाख मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जबकि दुनिया भर में 4.9 लाख लोगों की मौत कोरोना वायरस से हो चुकी है। वहीं महामारी रोग विशेषज्ञों का कहना है कि महामारी की दूसरी लहर को लेकर कोई तय परिभाषा नहीं है। अब ये देखना होगा कि इस संभावित खतरे से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, 5 लाख के पार है कोरोना मरीज के संक्रमित हमारे भारत में, और एक दिन में 18,500 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। जब 4,000 केसेस आ रहे थे तो काफी डर लग रहा था, लेकिन जब से अनलॉकडाउन 3 किया गया, यानी कि तीसरा अनलॉकडाउन हुआ है, उसके बाद से केसेस की संख्या में लगातार तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है। यानी कि अब 18,500 केसेस का मतलब ये है, अब से एक महीने पहले 4,000 केसेस पर डे आ रहे थे, और अब धीरे धीरे वो 6,000, 8,000, 10,000, 12,000 और 14,000 होते होते अब 18,500 केसों पर आकर के रुक गया। अभी ये आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कहाँ जाकर के रुकेगा ये और क्या होगा इसका, ये अभी कोई भी कुछ भी कह पाने में सक्षम नहीं है। उधर दवाई और वैक्सीन बनाने के लिए रिसर्च लगातार जारी है। हालांकि कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही है कि दवाई बना ली गई है और वैक्सीन बनाई जा रही है, लेकिन अभी विश्वसनीय तौर पर उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ में पूर्व मंत्री कांग्रेस के और नेता जुड़े हुए मोहित अहमद साहब जुड़े हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है मोहित साहब। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश रावत साहब भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब से कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमेशा की तरह जब वो जुड़ेंगे हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। सीधा रुक करते हैं राम नरेश रावत जी का। रावत जी, ये WHO की जो चेतावनी है वो, उससे क्या आपको भी डर लग रहा है, और कैसे डील कर रही है सरकार? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले से आगाह कर दिया है। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी पूरी तौर से आगाह किया। ये ज्यादातर केसेस जो बढ़ रहे हैं, आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली से ही ज्यादा केसों की संख्या बढ़ रही है। अहमदाबाद भी उसमें है। तो इसलिए मेरा कहना है कि दिल्ली और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री लोगों ने अब इतनी गंभीरता नहीं दिखाई जितनी गंभीरता से हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय महंत योगी आदित्यनाथ जी ने इसको लिया। और सबसे ज्यादा स्थिति खराब हमारे प्रदेश में नोएडा की हो रही थी, जो दिल्ली से संचालित, एक प्रकार से दिल्ली से गवर्न होता है। अगर कहीं इस पर गंभीरता की से विचार किया गया होता तो निश्चित रूप से केसों की संख्या कम होती। उत्तर प्रदेश में केसों की संख्या अन्य प्रदेशों की अपेक्षा कम है। हमारा माननीय मोदी जी ने कहा कि हमारा उत्तर प्रदेश कई देशों से भी बड़ी आबादी वाला प्रदेश है, उसके बाद भी हमने इतना नियंत्रण किया। बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और अपने देश का सबसे बड़ा सूबा है। 23 करोड़ की आबादी है यहाँ पर, इस बात में भी कोई शक नहीं है। लेकिन जिस गति से कंट्रोल करना चाहिए था, क्या आपको लगता है कि वास्तव में उस गति से कंट्रोल किया जा सका है? हमारे घर का बच्चा, हमारे घर के बेटे, हमारे घर के भाई, हमारे घर के श्रमिक ज्यादातर दिल्ली और मुंबई में ही काम करते थे। ऐसी स्थिति में मुसीबत के मारे उनको ला करके यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। सभी अधिकारी कर्मचारी जुटे और हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी उसमें, RSS के लोगों ने भी जुट करके
उसे बहुत एक महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। आपने देखा कांग्रेस के लोगों ने बसें भिजवाई जिसमें कहीं टेम्पू का नंबर, कहीं दूसरे छोटे छोटे नंबर करके उनकी सहायता, और वहां से वो बस से मंगवा रहे थे जहां उनकी सरकार है राजस्थान में। तो ये कहने का मतलब है वो उनको वहीं पर रह करके ट्रीटमेंट किया जा सकता था। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, हमसे कई लोग जुड़े, कई लोग हमारे बछरावा विधानसभा के दिल्ली में रहते थे, गुड़गांव में रहते थे, गुरुग्राम में रहते थे, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में रहते थे। मैंने उन लोगों से कहा, जयपुर रहते थे, मैंने उन अपने साथियों से कहा कि वहां पर जहां बीजेपी का झंडा लगा हो आप जाइए, मुझसे बात करा दीजिए। मैंने मंडल अध्यक्षों से बात की, 15 लोगों को जयपुर में आदरणीय सिंह साहब ने वहां पर किया, और वहां एक शर्मा मैडम है, सुमन शर्मा जी, जयपुर में उनको खाना पीना भोजन दिया। वो यहाँ आए ही नहीं। ज्यादातर संक्रमित लोग रास्ते में हो गए। निश्चित रूप से ये मेरा कहना का मतलब है, अगर हमारी बीजेपी का झंडा जहां मुझे दिखाई दिया, मैंने उन लोगों से बात किया, गुरुग्राम में भी बात किया, यहाँ तक माननीय हमारे केंद्र के मंत्री आदरणीय सदानंद गौड़ा जी से मैंने फोन पर बात किया। उनके यहाँ जो लोग थे उनको उन्होंने भोजन पानी और रहने की व्यवस्था वहां पर करवा दिया। ये हमारा एक परिवार था, इसलिए वो अपने परिवार के लोग, जो बच्चे, जो आदमी, जो श्रमिक आना चाहते थे, उनको हम कैसे रोक देते। तो उनको लाए, उनके गांव में क्वारंटाइन किया गया और उनकी सहायता की गई। इस कारण उत्तर प्रदेश में कम केसेज निकले। ये काम और प्रदेशों में भी किया जा सकता था। जरा ये भी बता प्रदेशों में भी किया जा सकता था। जरा ये भी बता दीजिए रामनरेश रावत साहब, जो ये WHO की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है, वो क्या आपको भी डरा रही है कि नहीं? रही है, वास्तव में डरा रही है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत पहले आ गया था। अभी आपने स्पेनिश वायरस की बात किया था, ये तो 1619-20 में आया, 1719-20 में आया, 1819-20 में आया, 1900 और 2019-20 में है। मेरा बेटा स्वयं इंग्लैंड में पढ़ता है। 18 मार्च को लास्ट फ्लाइट से उसको मैंने बुलवाया, मैंने प्रशासन को सूचित किया और उसे क्वारंटाइन में रखा गया। उसके 22 दिन रखा गया उसको पूरी तौर से। तो ये डरा तो रहा है। अगर नहीं डराता तो बच्चा वहां पढ़ रहा था तो हम उसको क्यों बुलाते। इस तरीके से हम जैसे मेरा खुद का बेटा है तो हम जनप्रतिनिधि हैं, तो उत्तर प्रदेश और पूरे देश के लोग और पूरी मानवता के प्रति डर की स्थिति तो बनी ही है, जिसकी अभी कोई दवा नहीं। जो वायरस चीन से निकल करके आया उसका कोई इलाज अभी नहीं है, तो डरा तो रही ही है। और निश्चित रूप से माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा अगर प्रकृति मानव ने बैलेंस नहीं किया जनसंख्या को तो प्रकृति बैलेंस करेगी। तो प्रकृति के अपने अपने हाथ हैं, प्रकृति का अपना स्वभाव है, प्रकृति का अपना नेचर है। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है, नेचर है, ये मेरा कहने का मतलब। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मोहित अहमद साहब भी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। मोहित साहब क्या कहेंगे? आपको कह रहे हैं कि दिल्ली और महाराष्ट्र ने सारा खेल बिगाड़ रखा है। देखिए, ये कोरोना एक बीमारी है, जो नई बीमारी है और अभी इसका कहीं इलाज पूरी दुनिया में नहीं आया है। भयंकर है, सीरियस है, ये अपनी जगह पे सही है, मगर कोई परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति से निपटने के लिए प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग आई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों ने कोशिश नहीं की, मौजूदा सरकार ने कोशिश की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, मगर जितनी अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। शुरू से आप लापरवाही बरत रहे हैं। WHO की आज रिपोर्ट आई है कि जुलाई अगस्त और भयंकर परेशान करेगी और ज़्यादा बीमारी बढ़ जाएगी। अरे WHO ने 30 जनवरी को भी कहा था, आगाह किया था कि कोरोना की बीमारी ये फैलेगी और इसके लिए सतर्क हो जाइए, मगर 23 फरवरी तक आप सब काम करते रहे और ट्रम्प नमस्ते ट्रम्प होता रहा। तो इस सब के पीछे पहले से आपने सावधानी नहीं बरती और गुजरात में अहमदाबाद में ले गए और ट्रम्प साहब को आगरा ले गए, जहाँ ज़्यादा वो हुआ, मगर इसके लिए प्लानिंग नहीं हुई। और जो प्रवासी भारतीय हैं उनके लिए भी आपको प्लानिंग करनी चाहिए थी। पूरे देश ने और पूरी दुनिया ने ये देखा है कि सड़क पर लोग मर रहे हैं और खाने बिना मर रहे हैं, लोग ढोए जा रहे हैं, कंधे पे साइकिल पर बूढ़ों को लेके जा रहे हैं। और ट्रेनें भी जब बहुत कही गई तो
उनको रोज आना, बॉम्बे से कोई तैयार हो आने के लिए, पता चला जगह नहीं है, पता चला ट्रेन कैंसिल है, पता चला कि आप नहीं जा सकते। तो और किराया जो आप अनाउंस करते रहे उत्तर प्रदेश सरकार कि जो भी बाहर है मैं उसको किराया दूंगा, मगर किराया वराया कहीं नहीं दी गया। रोज आना, जो प्रवासी भारतीय थे दिखाते थे कि अपना टिकट और ये पैसा दे करके मैंने लिया है, बल्कि जितना पैसा उस पर लिखा हुआ है उससे भी ज़्यादा पैसा जाता रहा है। तो ये सब चीज़ें चूक हुई है जी। भारत सरकार से भी, और प्लानिंग में कमी हुई है, और ट्रम्प की दोस्ती ने भी बढ़ाया है। ये सब चूक हुई है। मैं इस चूक के अतिरिक्त और थोड़ा सा हम प्रयास करते तो शायद कुछ कमी आती। अब जब लॉकडाउन अनलॉक हो गया तो लोग खतरा समझ रहे हैं कम हो गया है, मगर 4 गुना 5 गुना 6 गुना बढ़ रहा है। आप बता रहे हैं कि 5 लाख से पार हो रहा है। तो ये देश खुद दुनिया के तीसरे नंबर पर है, और पता नहीं कब दूसरे और प्रथम नंबर पे हो जाए, जिस तरह से ये बढ़ रहा है। मैं तो चाहूँगा कि इस पे मिल करके सब लोग करें। इन्होंने खुद अभी विधायक जी ने कहा, जहाँ मैं झंडा देखता था भाजपा का, वहाँ मैं पहुँच करके उन लोगों की खाना वाना खिलाने की व्यवस्था करता था। अरे भाई, जहाँ झंडा आपका नहीं है, क्या उनको मरने देंगे आप? तो ये आप स्वयं कह रहे हैं कि जहाँ मैं झंडा देखता था वहीं मैं खाना खिलाता था, वहाँ मैं उनकी सेवा करता था। अरे आप इस वक्त इंसानियत की सेवा करिए, इंसान की सेवा करिए। इस वक्त आप सत्ता में हैं, आपसे लोग उम्मीद करते हैं, अपोजिशन भी उम्मीद करती है। यहाँ तो उल्टे आप अपोजिशन को सेवा करने से भी ये आपने अच्छा सवाल उठाया। नहीं, आऊंगा आपके पास। पहले रामनरेश रावत जी हमारे साथ कुछ और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं और उनको चर्चा में शामिल करेंगे, उसके बाद आपसे जवाब लेंगे। हमारे साथ दिगंबर निषाद साहब जुड़ चुके हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, राज्यसभा सांसद हैं। बहुत स्वागत है निषाद साहब आपका। और इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर सपन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं, चिकित्सक हैं। डॉक्टर सपन गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। दिगंबर निषाद साहब का रुख करेंगे। दिगंबर निषाद साहब, ये कोरोना की जो WHO की रिपोर्ट है वो कह रही है कि अभी देश पे दूसरी लहर आनी है। अगस्त सितंबर में ये दूसरी लहर आ सकती है और तब लाखों जाने जाएंगी। से ये महामारी ठीक है, अभी लगता है कुछ ठीक है, अभी लगता है कुछ व्यवधान है, हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। हम रुक करेंगे रामनरेश रावत जी का। रामनरेश रावत जी, आप पर मोहित अहमद साहब सीधा आरोप लगा रहे हैं। आपने कहा जहां पर आपका अपना झंडा दिखाई दिया वहां तो मदद किया, लेकिन क्या बाकी के लोग आपके अपने नहीं है? अरे आपकी सरकार है, पूरा देश आपका होना चाहिए। हमने उम्मीद लगाई और अपनों से वहां बात कही, चाहे सपा का, चाहे बसपा का, चाहे कांग्रेस का, हमारे प्रदेश का या हमारे विधानसभा क्षेत्र का। मैंने उनकी मदद करने के लिए अपनों से चाहा कि मंडल अध्यक्ष, हमारे वहां के क्षेत्र के अध्यक्ष, वहां के जिला अध्यक्ष से मैंने कहा, यहाँ तक केंद्रीय मंत्री जी से भी मैंने कहा, उन्होंने तत्काल मदद की। मेरा कहने का मतलब ये था, मैं केवल ये नहीं कह रहा था जिनको झंडा है, जिनके घर पर लगा उनकी मदद की जाए, मैंने उनसे मदद ली, कहने का मतलब ये था। जी, मतलब उन्होंने रावत साहब ये कह रहे हैं मोहित साहब कि जहां जहां हमने झंडा देखा उनसे बात करके उनसे कहा कि आप अपनी आसपास के लोगों की मदद कीजिए। रामनरेश रावत साहब, आप यही कह रहे हैं ना? किसी रूप में बुला लिया जाए। तब तक लॉकडाउन इतना सख्त हो चुका था कि उनको बुलाने की अपेक्षा मैंने पहले तत्कालीन वहां करने के लिए कहा। फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, काम सब बंद हो चुका था, उनके रहने की समस्या थी, खाने की समस्या थी। तो मैंने ये उम्मीद की, चूंकि मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष भी रहा हूँ, राष्ट्रीय प्रभारी प्रशिक्षण रहा हूँ बीजेपी में, तो इस नाते मैंने पूरे देश भर में मेरे संबंध हैं सब जगह से, तो मैंने इस नाते फोन पर उनसे कहा जहां जाइए झंडा लगाओ, उनसे पूछेंगे हमारा कौन है वहां का।
वहाँ का पदाधिकारी कौन है, वो मदद करें। मैंने वो ये नहीं पूछा कि आप किस पार्टी नंबर में फोन न करिए 84 23 अच्छा ठीक है रावत साहब जरा आप ये बता दीजिए, अच्छा ठीक है रावत साहब जरा आप ये बता दीजिए कि ये जो WHO की भविष्यवाणी आ रही है कि अभी दूसरी लहर आना बाकी है, उसके लिए क्या क्या तैयारियां की हैं आपने? कहा कि स्पेनिश जब वायरस फैला था तो उसकी सेकंड वाली जो थी उसमें करोड़ों लोगों की जान चली गई। आप भी ने कहा, WHO तो आज कह रहा है, लेकिन ये बात रिपोर्ट अभी आप स्पेनिश वायरस की बात कर रहे थे, स्वयं में आपने ये बात पहले कही। तो हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि श्रमिकों को उन्हीं के गांव में काम दे दिया जाए। आप देख रहे होंगे मनरेगा के तहत इतनी तेजी के साथ काम हो रहा है, कोई भी श्रमिक बाकी नहीं है जिसको योगी जी ने वहीं पर काम देने का व्यवस्था न की हो। अब इतना बड़ा प्रदेश है, 23 अरब वाला 23 करोड़ आबादी वाला प्रदेश है, सबके लिए तो एक साथ नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी नहीं, लेकिन अभी तो रावत साहब अभी हमारे पास समय है, हम तैयारी कर सकते हैं। क्या तैयारियां चल रही हैं आपकी? तो हमारे यहाँ तैयारी तो आप देख रहे होंगे, आप लोगों के माध्यम से भी हम लोगों के यहाँ आती, या कभी योगी जी हम लोगों से बीसी करके बात अपनी बता देते, पार्टी के लोग बता देते। आज माननीय स्मृति ईरानी जी भी वही बात कर रही थी कि उन लोगों को लॉकडाउन करने की अपेक्षा उनको उन्हीं के गाँव में काम दे दिया जाए, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको क्वारंटाइन करके उनका परीक्षण कर लिया जाए, उनकी निगेटिव रिपोर्ट आ जाए तो उनको समाज में घुलने मिलने दिया जाए। ठीक है रावत साहब, आप बने रहिए, हमारे साथ आएंगे आपके पास में। हमारे साथ दो खास और मेहमान जुड़ चुके हैं। बिशंबर निषाद साहब हैं, सांसद हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, राज्यसभा सांसद है। स्वागत है आपका बिशंबर निषाद साहब। सांसद है, स्वागत है आपका बिशंबर निषाद साहब। और डॉक्टर सपन गुप्ता भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, चिकित्सक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है डॉक्टर सपन गुप्ता जी। बिशंबर निषाद सर आपके पास आएंगे कि WHO ने जो रिपोर्ट दी है उसमें वो डराने वाली तस्वीर पेश की है कि अगस्त सितंबर में एक दूसरी लहर आएगी और उसमें भारत में लाखों जानें चली जाएंगी। सबसे पहले नमस्कार के न्यूज के सभी साथियों को और रावत जी को और अपने अन्य साथियों को, क्योंकि मार्च में ही WHO ने रिपोर्ट दे दी थी, बल्कि फरवरी लास्ट में जी। सबसे पहले केरल में कोरोना की स्थिति आई जी, और पार्लियामेंट चल रही थी। हम लोग भी पार्लियामेंट में सुन रहे थे और मांग कर रहे थे कि पार्लियामेंट बंद की जाए और चेकिंग की और वेंटिलेटर की व्यवस्था की जाए। सरकार उस समय दिल्ली का चुनाव लड़ रही थी और मध्य प्रदेश की सरकार बनाने गिराने का आंकड़ा लगा रही थी, तो इनके पास नहीं थी। और WHO आज भी रिपोर्ट जो दे रहे हैं, आगे बहुत भयानक स्थिति हो सकती है, क्योंकि आबादी के हिसाब से हमारे पास हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है जो बात देने के लिए करेंगे। हमारे यहाँ 5 लाख हो जाएगी, केंद्र सरकार हमारी मदद करे। तो इनके पास केवल बातें हैं, काम कुछ नहीं है। जहां तक ठीक है निशा साहब, बातें हैं, बातों का क्या? आप कह रहे हैं कि सरकार के पास सिर्फ बातें हैं और बातों का क्या? आप बने रहिए हमारे साथ में। डॉक्टर सपन गुप्ता भी जुड़े हुए। डॉक्टर सपन गुप्ता आपके पास आएंगे, ब्रेक का वक्त हो चला, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो डॉक्टर सपन गुप्ता से समझने की कोशिश करेंगे कि ये WHO ने जो भयानक तस्वीर पेश की है उसके क्या मायने हैं, कितना सच है, कितना गलत है और क्या हो सकता है, उनसे समझने की कोशिश करेंगे। और WHO की जो रिपोर्ट आ रही है उसके पीछे के मायने क्या है, क्यों वो इस तरह की रिपोर्ट पेश कर रहा है, क्या उसके बेसिस है, इन सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litera Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litera Z School, Unnao. Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं कि WHO ने एक बहुत ही डरावनी तस्वीर पेश की है। उसका कहना है कि अगस्त सितंबर में दूसरी लहर आएगी और ये तबाही मचा देगी। इसीलिए हम कह रहे हैं तबाही अभी बाकी है, यानी कि अभी जो केसेस चल रहे हैं, देश में 5 लाख के करीब केसेस हो चुके हैं, उनसे ज़्यादा अभी संख्या बढ़ेगी। अब 18,500 केस कल 24 घंटे में आए थे और लगातार ये केसेस की संख्या बढ़ रही है। प्रतिदिन केसेस की संख्या में इजाफा हो रहा है। कहां पर जाके रुकेगा ये और क्या होगा अगस्त सितंबर में, कितनी तैयारी की हम लोगों ने। WHO की इस रिपोर्ट के पीछे उसके क्या बेसिस है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर सपन गुप्ता जी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर सपन गुप्ता जी, आपने WHO की रिपोर्ट देखी होगी, इसमें क्या, इसके माने किस बेसिस पर वो लोग ऐसा कर रहे हैं? हमारी सरकार के और जिस तरह से हम लोगों के आंकड़े आ रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले लगा दी स्थिति जो है और खराब होने के चांसेस हैं। क्योंकि चांसेस क्या, ये आप पूर्णतः मान लीजिए कि अगर हम लोग आज जो है 4-5 लाख पे हैं, तो आगे आने वाले समय में महीने 2 महीने में हम लोग 10 लाख भी पार कर जाएंगे। जिसकी मुख्य वजह जो हमारे सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, उसमें हमारी जनता कहीं ना कहीं पालन नहीं कर रही है। उनको ये लग रहा है कि कोविड खत्म हो गया है। हम लोग रोज जो है इससे 2-4 हो रहे हैं कि अभी आपको ये जो आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, ये इसका मतलब ये नहीं कि ये महामारी खत्म हो गई है। और जिस तरह से हमारी सरकार इसमें काम कर रही है, वो पूर्णतः जो मैक्सिमम कर सकती है, जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी आपके जो है वेंटिलेटर हैं, जितने भी स्टाफ हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमें और हमारे साथ में हमारी जनता को ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है हमें सरकार की बात को वो करना है। सपन गुप्ता जी, मैं आपसे ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि जो WHO ने ये डरावनी तस्वीर पेश की है, इसके बेसिस क्या है, इसके आधार क्या है उनके पास में? चाहे हम अमेरिका की बात करें, चाहे इटली की बात करें, ब्रिटेन की, जो यहाँ पे तस्वीरें आई हैं, उसी बिना पर उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोगों ने संक्रमण को रोका है, लेकिन उतनी तादाद में भी हम लोग नहीं पहुंच पाए हैं। क्योंकि लॉकडाउन अब खुल गया है, तो अब हम लोग भी उसी तादाद में होंगे जिस तादाद में अमेरिका रहा है, जिस तादाद में ब्रिटेन रहा है और जिस तादाद में इटली रहा है। जी, उसी बिना पे WHO ने जो रिपोर्ट दी है, ये आने वाले 1 महीने बाद भारत की स्थिति को एक उन्होंने प्रिज्यूम किया है। जी मोहित अहमद साहब का रुख करेंगे। मोहित अहमद साहब, डॉक्टर पवन गुप्ता जी कह रहे हैं कि जो विकसित देशों की स्थिति है,
हम वहीं पर पहुंच जाएंगे और बड़ी भयानक स्थिति होगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ये जो कोरोना की दूसरी लहर आएगी उसके लिए क्या हम तैयार हैं? आपको लगता है कि सरकार ने तैयारी कर रखी है? ये पहले तो मैं ये बताऊंगा जी कि जो विकसित देश हैं जी, उनके यहाँ जितनी वो आई है बीमारी, वो अब भारत उससे कम कह रहे हैं, भारत में कम है जी। उसका क्रेडिट भारत सरकार या कोई और न ले, भारत के निवासियों की, भारत के रहने वाले लोगों की इम्यूनिटी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग है। नहीं, बाहर वाले जब डॉक्टर पवन गुप्ता तो ये कह रहे हैं कि सरकार ने जो अनलॉकडाउन किया है उसमें लोग अनड्यू एडवांटेज उठा रहे हैं, जिसकी वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। गुप्ता जी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। जब तक लॉकडाउन था लोग डर रहे थे और निकलने में डर रहे थे, वैसे भी परहेज कर रहे थे, मगर जब से अनलॉक हुआ है लापरवाही ज्यादा कर रहे हैं, जागरूकता नहीं है। नहीं तो फिर इसमें सरकार कहां से दोषी है? इसमें सरकार दोषी नहीं है जी, मगर सरकार को इस पर रोजाना प्रचार प्रसार करना चाहिए और ये बताना चाहिए कि हम किस स्पीड से हमारे यहाँ बीमारी बढ़ रही है। हम कहते हैं कि बिल्कुल या तो सरकार डंडा उठाती है या बिल्कुल छूट दे देती है जी। लॉकडाउन में डंडा उठा करके अनायास भी लोगों को परेशान किया है। अब कहीं लापरवाही हो रही है, कानून को तोड़ा जा रहा है, चौराहों पे लोग भीड़ लगा रहे हैं, लोग मजमा लगा रहे हैं जी। और सरकार के सिपाही उस वक्त सरकार के रावत साहब एक मिनट आप रुकिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास में जी। चिंतित नहीं होती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करती जी। बस तो उनको तो जब आदेश मिला तो डंडा चलाया, जब आदेश नहीं मिला तो डंडा नहीं चलाया, चाहे जितना भी कानून आऊंगा आपके पास जी। उसका प्रचार प्रसार जिस तरह से होना चाहिए जी, अनलॉकडाउन के खतरे का, उसका प्रचार प्रसार बिल्कुल सरकार ने बंद कर दिया। ठीक है, निसार साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर ये बता दीजिए कि जो ये कह रहे डॉक्टर पवन जी कह रहे हैं कि इसमें तो आम आदमी की गलती है, सरकार की कोई गलती नहीं है, आम आदमी मान नहीं रहा है। आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, लेकिन जी आम आदमी के पास क्या एयरपोर्ट थे क्या? जी, आम आदमी के पास हवाई जहाज, NRI आए, पर्यटक आए और जो भी फ्लाइट से आए, तो सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। जो बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था। सर अब तो जो मसला ये है कि हम लोग तो उसके साथ जी रहे हैं, वो बात तो 4 महीने पुरानी हो गई जी जी। अब तो हम उसके साथ में रह रहे हैं। अब हमको ये देखना है कि इससे कैसे बचना है। अब एयरपोर्ट और जो समस्या वो नहीं बची है मेरे भाई। सरकार के पास पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी जी। बाहर से लोग आए थे उनको क्वारंटाइन करना चाहिए था। ठीक है। साहब आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से रुक करेंगे आपका, दोबारा से आएंगे। राम नरेश रावत जी का रुक करेंगे। राम नरेश रावत जी, क्या तैयारियां हैं अब? क्योंकि अभी तक तो समय मिल गया, हमें पहले भी समय मिला था। कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही कि राहुल गांधी ने ट्वीट करके आपको सजेस्ट किया था, लेकिन आप लोग नहीं माने, नमस्ते ट्रंप करते रहे और उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। विधायक हूँ और रायबरेली जनपद में आता है जी। माननीय सोनिया जी वहां से सांसद हैं और हमारी बड़ी नेता है जी, विश्व स्तर की नेता हम उनको कह सकते हैं। लेकिन जब से वो चुनाव इस बार जीती हैं, वो रायबरेली में कौन लोग कहाँ रह रहे हैं, वो किसी की कोई खोज खबर लेने नहीं आई, एक भी बार नहीं आई। 1 साल से ज्यादा हो गया
इस कोरोना काल में उनका कोई संदेश भी नहीं वहाँ आता है। अरे वो बीमार है भाई, इलाज चल रहा था उनका कोई प्रतिनिधि आ जाता और कोई बिटिया आ जाती, भैया आ जाते, कोई तो सांसद जी आ जाते, राहुल जी, प्रियंका गांधी जी आ जाती, कोई नहीं आया देखने और एक ही सीट उनकी है बची। दूसरा तैयारी की बात करें, कल ही मेरी डीएम रायबरेली से बात हुई। डीएम रायबरेली ने, मैं एक स्कूल के बारे में गया था, प्रिंसिपल ने कहा पीजी कॉलेज है, उसमें हमारी परीक्षा होने वाली। डीएम ने कहा ये शासन का निर्देश है, 1000 लोगों को वहां रुकने की व्यवस्था की गई है, क्वारंटाइन करना है उसमें, उनके लिए बिस्तर, उनके लिए वेंटिलेटर, उसमें व्यवस्था की जा रही। प्रत्येक विधानसभा स्तर पर जितने स्कूल, बड़े बड़े कॉलेज हैं, जितने इंस्टीट्यूट हैं, जितने अस्पताल हैं, उनमें पर्याप्त मात्रा में, मैं हिंदुस्तान भर की बात नहीं करता, वो बड़े नेता जी ने कह दिया है। लेकिन रामनरेश रावत जी, आप देखिए लखनऊ की बात करें तो कई पत्रकार एडमिट हैं, उनके पास से जो रिपोर्ट आ रही कि उनको ही इलाज नहीं मिल रहा है। नोएडा में कई लोग इलाज के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। मैं कोरोना बीमार हो गया, मैं स्वयं में अस्पताल 4 दिन भर्ती रहा, फाइलेरिया का बीमार हुआ, डॉक्टरों ने पूरे रातों दिन जुट करके, कई तो डॉक्टर बीमार हो गए, अब क्या कर सकते हैं। आप तो विधायक हैं, आपकी खिदमत, अरे आप तो विधायक हैं, आपकी खिदमत, भी सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, आपकी खिदमत नहीं करेंगे तो उनको नौकरी खोनी है क्या? अच्छा भाई, मेरा कर्तव्य है, हम लोग करते हैं, सब पार्टी के लोग करते हैं। ये आपका इलाज कौन नहीं करेगा? नहीं, हमारा जब यहाँ भर्ती है पिछले कई दिन से लखनऊ में, और आज इतने 7 दिन बाद आज डॉक्टर उनको देखने के लिए आए। ये तो गलत बात है, जिन्होंने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। आप एक ट्वीट करके माननीय योगी जी को कर दें, और प्रत्येक जिले के लिए एक एक अधिकारी नियुक्त है, आपको ये भी पता है, सब कुछ देखने सुनने के लिए एक पुलिस का बड़ा अधिकारी, एक प्रशासन का बड़ा अधिकारी, पूरा सब खोल दिया गया। और आप एक ट्वीट कर कह सकते हैं आपकी बात कौन नहीं सुनता। और जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना काम किया, 7 दिन से हमारे कैमरामैन की इलाज नहीं किया, आप केवल उनका पता बता दीजिए, मैं कल उनसे मिलूंगा और जितनी मदद हो सकती मैं कराऊंगा। शासन मैं आपको बता देता हूँ, लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में एडमिट है, कैमरामैन का नाम है, हमारे सहयोगी है सुभाष भट्ट जी, आज उनके पास डॉक्टर देखने के लिए गए थे। तो मैं कल जाता हूँ, कल मैं उनसे मिलता हूँ भाई साहब। और ऐसा कैसे हो सकता है? ये आपका बड़प्पन है, ये अच्छी बात है। विशंबर निषाद जी, सवाल ये है कि डॉक्टर भी डरे हुए हैं, कैसे हाथ लगाए? जो तस्वीरें आ रही है कि डेड बॉडी को हाथ लगाने से लोग डर रहे हैं, मरीज को हाथ लगाने से डर रहे हैं, बड़ा मुश्किल भरा पीरियड है, समय है, और ऐसे में WHO की रिपोर्ट, क्या लगता है लोग और दहशत में जिएंगे? जी विशंबर निषाद जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? विशंबर निषाद जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? विश्वकर्मा जी, मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूँ जी कि देश में, बल्कि उत्तर प्रदेश में जितने भी हॉस्पिटल हैं, कोरोना मरीज के इलाज के लिए तो पर्याप्त व्यवस्था, आवाज मिल रही है? जी जी, आवाज मिल रही है जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपनी बात कह सकते हैं। जी, सर अपनी बात रख सकते हैं, आपकी आवाज आ रही है। तो हम ये पूछना चाहते हैं माननीय विधायक जी से, रावत जी से, जी, कि कोरोना बीमारी के अलावा तमाम कैंसर और किडनी, हार्ट, तमाम बीमारियों से जो पेशेंट हैं, हाँ, लॉकडाउन के बाद जो है हॉस्पिटल से सारे मरीज भगा दिए गए। आज स्थिति बहुत खराब है जी, आज स्थिति बहुत खराब है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो WHO ने रिपोर्ट दी है जी, वो बहुत भयानक है। इनके पास पर्याप्त वेंटिलेटर नहीं है जी, पर्याप्त इनके पास जो है बेड्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कैसे इलाज करेंगे? बताइए भाई विधायक साहब। देखिए, रावत जी,
माननीय निषाद जी, आप बड़े भाई हैं, आप उच्च सदन के सदस्य हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे हमारी आज 25 जून है, 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगी थी। आज देश में अघोषित इमरजेंसी है। निषाद साहब, जो भी बात करेगा का जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। हेलो, मैं समझता हूँ निषाद जी की बात का दूसरे शब्दों में आदरणीय गुप्ता जी ने बहुत सरल तरीके से बता दिया है कैसे क्या क्या चल सकता। आप कहते हैं डॉक्टर कम है, डॉक्टर कोई एक दिन में तो बनता नहीं है, जितने डॉक्टर उन्हीं से काम लेना है, और डॉक्टर 24-24 घंटे काम करते हैं। मैं पूरी ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं कल ही रायबरेली गया, एक डॉक्टर साहब के पिताजी की मृत्यु हो गई और दूसरे प्रदेश में थे और वो ड्यूटी पर थे। मैंने सीएमएस महोदय से आग्रह किया कि तो आज विधायक जी, रामनरेश रावत जी, इस बात में कोई शक नहीं कि डॉक्टर अपना काम, सरकारी डॉक्टर खासकर अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो सांसद साहब सवाल उठा रहे हैं कि कोरोना के अलावा भी जो बीमारियां हैं उनसे ज्यादा मौत हो रही है, उनको लोग टच ही नहीं कर रहे हैं। चाहे सांस की बीमारी हो, चाहे कैंसर की बीमारी हो, या 2-3 और बीमारी, उनसे बहुत लोगों की जान जा रही है। इतनी बात से मैं सांसद जी की जरूर सहमत हूँ कि सब सहमे हुए हैं। इतनी बात से मैं 100% सहमत हूँ आदरणीय सांसद जी की। लेकिन इलाज ऐसा नहीं कि बिल्कुल इलाज नहीं हो रहा, इलाज हो रहा है और अच्छी तरीके से इलाज हो रहा है। लेकिन जब स्वयं में प्राइवेट डॉक्टर डरे हुए हैं और तो निश्चित रूप से, और जो आप बता रहे हैं WHO के जो रिपोर्ट आ रही है और भयावह आ रही, तो कभी कभी स्थिति होती, जो जानकार व्यक्ति होता है वो ज्यादा भयभीत होता है, अनजान आदमी कम भयभीत होता है। हाँ, उसको डर नहीं लगता ना, जिसने बंदूक देखी नहीं उसको डर नहीं लगता बंदूक से, लेकिन जिसने बंदूक देखी उसको डर लगता है, तो डॉक्टरों को ज्यादा डर लग रहा है। जी, हम आपकी इस बात से सहमत है जी। लेकिन सवाल ये है, अगर उनको डर लग रहा है तो उन्हें क्यों नहीं PPE किट मुहैया कराई दी जा रही है, जिससे कि वो बिना डर के काम करें। उनसे सभी लोगों से अनुरोध किया जा रहा है और निश्चित रूप से जो भयावह स्थिति आने वाले समय में है, तो प्रारंभिक दौर में किसी चीज का भय ज्यादा होता है, धीरे धीरे हम उसके लिए मन हमारा तैयार हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी बढ़ गई। नहीं, PPE किट क्यों नहीं दी जा रही डॉक्टरों को, जिससे कि प्राइवेट डॉक्टर भी इलाज कर सकें। अब ये बात आपने कही है तो मैं समझता हूँ कि प्राइवेट डॉक्टर लोग भी इलाज करते हैं, और इस बात को मैं उच्च स्तर पर इस बात को, आपकी बात को रखूंगा एज ए मीडिया कर्मी के रूप में। मैं ये अच्छी बात है, और आपके साथ अच्छी बात है कि आप चीजों को स्वीकार कर रहे हैं और करने के लिए तत्पर भी। ये बहुत शानदार बात। आप बने रहिए हमारे साथ में, हमारे साथ मोहित अहमद साहब, पर जो व्यक्तिगत डॉक्टर हैं, जो पर्सनल डॉक्टर हैं, प्राइवेट डॉक्टर हैं, वो इतने डरे हुए क्योंकि उनको इस बीमारी की भयावहता का पता है, तो लेकिन अब क्या उनको तो आगे आना पड़ेगा ना, इलाज तो करना पड़ेगा। नैतिकता के नाते, जी, इंसानियत के नाते, मानवता के नाते उनको सारी सावधानी बरतते हुए मरते हुए मरीज का इलाज करना चाहिए। बीमार आदमी कोई जाता है तो ये उनका पावन कर्तव्य है, पवित्र कर्तव्य है कि प्रोफेशनल कर्तव्य है जी, उनके प्रोफेशनल कर्तव्य है। नैतिकता ये कहती है। अरे नैतिकता आजकल रही कहाँ सर, तो नैतिकता तो आजकल रसातल में पहुंच गई है। डॉक्टरों में पहले होनी चाहिए जी, नैतिकता होनी चाहिए और नैतिकता के नाते करना चाहिए जी, मगर वो कर नहीं पा रहे हैं जी, इसलिए उनको एक सेकंड। ठीक है, आप नैतिकता की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो डॉक्टर हैं, उनकी ड्यूटी है जी कि वो मरीज का इलाज करें, मगर प्रैक्टिकली ये है कि वो बिल्कुल बंद किए हुए हैं अपना हॉस्पिटल, किसी मरीज को देख नहीं रहे हैं, और सरकार उनको व्यवस्था दे, सरकार उनको और मुहैया करावे, कुछ उनकी आमदनी कुछ देना चाहिए, बिल्कुल प्राइवेट सुविधा देना चाहिए, ठीक है, और सरकार उनकी आर्थिक मदद करके जी, जब आर्थिक रूप से कुछ मदद करने के लिए कहेंगे तो कुछ डॉक्टर आगे आवेंगे और आकर के वो मरीजों को देखेंगे जी, और जैसे आपने कहा PPE किट वगैरह और जो भी है सब चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए जी, और सरकार के लिए कराना चाहिए। सरकार के पास बहुत ताकत है, जहाँ चाहते हैं वहाँ तो दबा लेते हैं जी, जहाँ चाहते हैं उसको वहीं दबा करके उनके साथ व्यवहार भी अच्छा नहीं करते, मगर जहाँ नहीं चाहते वहाँ बड़े बड़े लोग डॉक्टरों को क्यों छूट दिए हुए हैं। बिल्कुल, ये
छोटे लोगों पे तो इनका शिकंजा चल जाता है, बड़े डॉक्टरों को, बड़े हॉस्पिटल्स को ये छूट दिए हुए हैं इसलिए कि उनकी पहुंच बड़ी है। तो इस सरकार में जिसकी पहुंच बड़ी है वो और छूट की लूट का, और छूट में वो पूरी लूट कर रहे हैं। हाँ, और जहाँ पहुंच नहीं है उनके साथ जाती हो रही है। डॉक्टर तपन गुप्ता से जवाब ले लेते हैं आपका। डॉक्टर तपन गुप्ता, मैं दो चीजें आपसे समझना चाहूंगा। एक तो ये आप लोगों को बीमारी की भयावहता का पता है, इसलिए आप डरे हुए। आपको क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, पीपीई किट मिलना चाहिए या दूसरी सुविधा मिलना चाहिए जिससे कि आप इस जंग में आगे आ सके? प्रदीप भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने हमारे जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए सुविधाएं काफी हद तक मुहैया कराई रखी हैं, और उन्होंने ये अब आदेश जो है पारित किया है क्लिनिक्स के लिए भी कि क्लिनिक खोलिए और सोशल डिस्टेंसिंग और जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करके पेशेंट देख भी रहे हैं। लेकिन चूंकि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर है, आपको मैं बताऊं कि डेली जो है हमारे, आप देखिए जो स्थितियां हैं, जो ये मरीज आज 1 लाख से ऊपर जो सही होके दिख रहे हैं आपको, इसमें कहीं ना कहीं जो है हमारी इम्यूनिटी और डॉक्टर का योगदान है इसमें। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जितने स्तर पे भी हमारा काम हो पा रहा है, जो आज हम लोग 1 लाख 1.25 लाख जो मरीज ठीक हो चुके हैं, 3 लाख मरीज ठीक हो गए। डॉक्टर तपन गुप्ता जी, देश में 3 लाख मरीज ठीक हो गए हैं जी। उस स्थिति और हमारे इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हमारी इम्यूनिटी ज्यादा है और कोरोना वायरस की कोई दवा तो नहीं है, अपने आप ही ज्यादा मात्रा में ठीक हो जाता है। एक्चुअली में तो मतलब ये है प्रदीप भैया, इसको आप समझिए कि अब डरने की जरूरत नहीं है, आपको अपनी सजगता के साथ रहना पड़ेगा और हमारा शरीर प्रभु ने जो बनाया वो अपने आप ही ठीक करेगा। ठीक है, मतलब हमको भगवान के भरोसे रहना पड़ेगा। हम तो आपको भगवान समझ रहे थे, हम तो भगवान प्रदीप भाई, हम जो दिशा निर्देश दे रहे उसी को पालन करना है, और जो भगवान की बात नहीं मान रहा है वो देखिए इसीलिए तादाद बढ़ रही है। हम कह रहे हैं घर में रहिए, हम कह रहे हैं कि सैनिटाइजेशन करिए, पब्लिक जो है टहल रही है, घूम रही है, वो सोच रही कोरोना खत्म हो गया। ये बात तो हम लोग जानते हैं कोरोना खत्म नहीं हुआ है। कुछ सरकार को भी करना चाहिए ना, अगर जनता नहीं मान रही है तो सरकार को आगे आकर के कुछ काम करना चाहिए। निषाद साहब करूँ करेंगे, निषाद साहब, सारी जिम्मेदारी जनता पर छोड़ देंगे, सरकारों को भी कुछ कर लेना चाहिए। विश्वकर्मा जी, सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है और पूरे देश को सरकार, बीजेपी की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आप लोग कोरोना से लड़िए और हम चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, 150 करोड़। अरे ये बात कब कही माननीय साहब? 1 घंटे में 150 करोड़ की ये बात वर्चुअल सांसद जी ये गलत आरोप लगा रहे हैं, ये बात माननीय प्रधानमंत्री ने कभी नहीं कही। आप भी कह रहे हैं कि कोरोना से लड़िए सब लोग, आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़िए। आप लोग जो है एलईडी लगा करके कर रहे हैं, एलईडी लगा के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और देश की जनता जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और देश की जनता जो है आपके पास टेस्टिंग के लिए पर्याप्त साधन है नहीं, आपके पास जो है पीपी किट है नहीं। हम लोगों ने एमपी फंड से पैसा दिया, हम माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे जो केयर फंड में पैसा है उस फंड का कब यूज करेंगे आप उस फंड को दीजिए, और जो है पर्याप्त डॉक्टरों की व्यवस्था हो, और देश में कोरोना मरीजों का निःशुल्क जांच हो, निःशुल्क इलाज होना चाहिए। उसका पैसा लग रहा है, दूसरे देशों में कोई पैसा नहीं लग रहा, दूसरे देशों में कोई पैसा नहीं लग रहा। प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं तो आपका नंबर आया, बोलिएगा। आप तो चुनाव लड़ रहे हैं, जनता ने कोरोना से लड़ने के लिए छोड़ दिया। जितने प्राइवेट, आप बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं, पैसे के, तो उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, पैसे के इलाज, पश्चिम बंगाल की तैयारी कर रहे हैं। हो रही। देखिए भाई साहब, आदरणीय विश्वकर्मा जी, सांसद जी भाई साहब, देखिए विपक्ष में रह करके भी कुछ बातें स्वीकार करना चाहिए, केवल आरोप ही नहीं लगाना चाहिए। जैसे आपने कहा प्रधानमंत्री जी से आम जनता को छोड़ दिया, आप कोरोना से लड़िए, हम चुनाव लड़ते हैं। दोनों की आवाज में कुछ समस्या है। हम मोहित अहमद साहब करेंगे। मोहित अहमद साहब, ठीक है। राम नरेश रावत जी, हम अभी आपके बाद दोबारा से आएंगे। मोहित अहमद साहब, क्या विशंबर प्रसाद निषाद जी जो राज्यसभा सांसद हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि वो, और आप भी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा तो कांग्रेस से लड़ रही है कोरोना से, और चीन से तो बाकी दो देश लड़ रहे हैं।
आपको नहीं लगता कि भाजपा सरकार कई फ्रंट पर लड़ रही है, चाइना से भी लड़ रही है, कोरोना से भी लड़ रही है, आपसे भी लड़ना पड़ रहा है क्योंकि आप साथ नहीं दे रहे? अरे जी, मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, अरे ये साथ लेना नहीं चाहते जी। ये तो इनको सुझाव दीजिए, इनको साथ देने की बात करिए तो कहते हैं आप देशद्रोही हैं, आप चाइना के साथ बोल रहे हैं। आखिर प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लोगों को श्रद्धांजलि दी जो 20 शहीद हुए थे, क्या उसमें सिर्फ बिहार के थे? वो सैनिक थे, पूरे देश भर में थे मगर बिहार में चुनाव है तो बिहार के लोगों के मैं ये बेकार नहीं जाएगा, इनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। और तो बिहार के सेंटीमेंट को ये उभार रहे थे। ठीक है, जवाब दे लेते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, ये बात ठीक है कि भाजपा हमेशा चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है और इसीलिए वो चुनाव जीत रही है। रामनारायण रावत जी, सवाल ये है कि जब 2019 में चुनाव हुआ, आपने कहा कि जो 43 सैनिक मरे हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, आपने चुनाव जीता। आरोप लगा रहे हैं मोहित अहमद साहब, अब बिहार के जो हमारे सैनिक शहीद हुए, बिहार चुनाव जीतने के लिए आप कह रहे हैं कि बिहार के जो सैनिक शहीद हुए उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, मतलब सैनिकों की शहादत को भी आप भुला रहे। देखिए, विपक्ष की तरह से आपको याद दिला दूं मैं, माननीय अटल जी आपने इंदिरा जी ने पाकिस्तान बांग्लादेश से लड़ाई की, हमने उन्हें धमकी की बात दिया था के अंदर, तो विपक्ष में केवल रह करके करना ही नहीं। इस समय सुझाव हमको एकजुटता की जरूरत है, चाहे कोरोना से लड़ना हो चाहे चीन से लड़ना हो। चुनाव तो निश्चित निशाद साहब क्या करेंगे? निशाद साहब, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो क्या भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहती है और उसका फल भी उसको मिल रहा है, लेकिन आपकी पार्टी तो कहीं दिखाई नहीं देती। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन का पीरियड रहा, पूरे प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने सभी अपने कार्यकर्ताओं को जिले जिले में नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर सपन गुप्ता जी का रुख करेंगे। डॉक्टर सपन गुप्ता जी, जिले जिले में आपको आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन क्या है? क्या कोरोना की लहर के क्या मायने हैं? क्या लहर आएगी, और अगर आएगी तो दूसरी लहर कब आएगी? जुलाई में या सितंबर में? तो आप ये समझ लीजिए कि हम लोग जो है इस बात के लिए पूरी तरह तैयार रहें। ये जुलाई के मिडिल ऑफ द जुलाई और लास्ट ऑफ द जुलाई में ये स्थिति 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगी। अगर इस स्थिति को हम लोगों ने नहीं रोका, हमारे लगता है कुछ तकनीकी व्यवधान है और समय भी समाप्त हो चला है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के राजनीति अपनी चरम पर है। एक और कोरोना तेज गति से बढ़ रहा है और WHO की रिपोर्ट डरा रही है, सता रही है कि अभी जुलाई में या अगस्त में, सितंबर में कोरोना की दूसरी लहर आने वाली है और अगर कोरोना की दूसरी लहर आई तो लाखों जिंदगी मौत के आगोश में सो सकती हैं। तो दूसरी ओर राजनीति जारी है। कांग्रेस आरोप लगा रही कि भारतीय जनता पार्टी कोरोना से नहीं लड़ रही है, चाइना से नहीं लड़ रही है, बल्कि वो कांग्रेस से और चुनाव लड़ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसको कई मोर्चों पर लड़ाई करनी पड़ रही है। एक और फ्रंट पे लड़ाई करनी पड़ रही है तो दूसरी ओर कोरोना से जंग लड़ रही है और तीसरी ओर वो अंदर के साथियों से भी लड़ाई लड़ रही है क्योंकि वो लोग साथ नहीं दे रहे हैं। अब कोरोना इसमें कैसे अहम रोल निभाएगा ये देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।